हेलो एवरीवन, ये मेरी ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम से रिलेटेड थर्ड वीडियो है। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, जो आप देख लीजिएगा। ब्रीफ में बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या डिस्कशन है, जिसमें आप अभी डिसाइड कर लें उन्हें देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो जो है वो रिलेटेड है कि बार काउंसिल एग्जाम में आपको कौन कौन से बेयर एक्ट्स कैरी करने हैं जिससे आप पासिंग मार्क्स को स्कोर कर ले जाएं। किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चन जो है पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से बाद में अटेम्प्ट करने हैं, किस टाइप से आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने उसमें डिस्कस किया है, जो आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है आपके लिए अच्छा होगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए आपको देखना है या नहीं देखना है। उसके बाद मैंने सेकेंड वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लैंडमार्क जजमेंट्स को डिस्कस किया था। लैंडमार्क जजमेंट वो वाले हैं जो पुराने हैं, नए जजमेंट्स को मैंने एक भी डिस्कशन नहीं किया था। वो वाले हैं जो मैंने क्लैट्स की कोचिंग के टाइम पे पढ़ा था, तो मुझे लगा कि अच्छा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे तो उनमें से भी कोई कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए आपके लिए अच्छे होंगे। अगर आप देख लेंगे तो अच्छा होगा। और उसके बाद मैं एक नया जजमेंट भी 1 2 3 कुछ ऐड करना चाहती हूँ। अभी मुझे उनके साइटेशंस याद नहीं है, जब याद आएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अभी मैं आपको याद दिला, क्या पता आपको ही साइटेशन पता हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा अगर मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूं तो। सबसे पहला एक जजमेंट आया था जिसमें वो जो मैरिड डॉटर है उसको भी कोपासनरी प्रॉपर्टी में राइट दिया गया था। वो वाला जजमेंट शायद 2021 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैरिड डॉटर है उसको भी सेम राइट दिया जाएगा एज सन। तो वो वाली जजमेंट भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं और आ सकता है। शायद ये लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछी गई थी, तो इस बार शायद ये आ जाए। उसके बाद एक जजमेंट थी जिसमें ये बोला गया था कि जो अडल्ट्री होगा दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था। एंड उसको कहा गया था कि ये सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स का ग्राउंड होगा, इसको क्रिमिनल मतलब ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकता है बट ये क्राइम नहीं है, इसलिए उसको बहुत सारा डिस्क्रिप्शन देके इसको हटाया। उसके बाद एक आया था LGBTQ कम्युनिटी को जो राइट्स दिए गए थे, उनको बताया गया था कि वो जो 377 है वो इलीगल नहीं है, वो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिस भी उस केस लॉ में कहा गया था वो वाला केस लॉ भी आप याद देख लीजिएगा। और कुछ केस लॉज और भी होंगे, अगर अगर मुझे याद आते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद और तो कुछ मुझे लगता नहीं है कि बचा है। अगर आपको लगता है कि कोई और है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, कोई पढ़ लेगा उसकी हेल्प हो जाएगी ना। उसके बाद ये तो सारी बात हो गई कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने क्या क्या बताया था। उसके बाद अब बात करते हैं कमेंट की। कमेंट आता है, उसमें बोला कि मैम आप ना हमें MCQs बना करके दे दीजिए जिससे हम पढ़ लें और हमारा उनका जो भी इंटेंशन हो कि हमारा एग्जाम निकल जाए। तो मैं सबसे पहली बात आपको बता रही हूँ कि ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम का कोई अपना फिक्स्ड सिलेबस नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा। आप सोचिए कितने सारे लॉज हैं और उन लॉ में कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कोई ये नहीं कर सकता है कि यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये 500 क्वेश्चन है इनको पढ़ लीजिए, ये 5000 क्वेश्चन है इनको पढ़ लीजिए, इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए, इसी में से कोई 100 या कोई 50 क्वेश्चन इसमें से पक्का आएंगे। अगर ऐसा कोई बोलता है तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा, क्योंकि वहां पे कुछ भी कहीं से भी कुछ पूछा जा सकता है। आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता हो। जरूरी क्या है, आपके क्वेश्चंस का आंसर कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपके पास होगी बेयर एक्ट और बेयर एक्ट में पूरे लॉज लिखे हुए हैं और मैक्सिमम बेयर एक्ट्स मैंने बता दी हैं, जिनको अगर आप कैरी कर ले जाते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और आपके पास थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए कि हमें क्वेश्चंस का आंसर कहाँ पे मिलेगा, इस बात के लिए ना। अब आपसे पूछ लिया क्राइम, आपको पता ही नहीं है कि मीन्स क्राइम क्या, मर्डर पूछ लिया गया, अब आपको पता ही नहीं है कि मर्डर किस एक्ट में डिफाइन हो सकता है। अगर आपको पता है कि इंडियन पेनल कोड जो है वहां पे मर्डर मिलेगा तो आप वहां चले जाएंगे। अब आपसे चेक बाउंस का केस का कुछ रिलेटेड आ गया, अब आपको पता ही नहीं है चेक बाउंस जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से डील किया जाता है, फिर आप कहाँ पे ढूंढेंगे ना। CPC का कोई प्रोविजन आ गया, आपको पता ही नहीं है कि इस एक्ट में ये मिलेगा, फिर आप कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉ कहाँ पे मिलेगा, फिर आपका क्वेश्चन पेपर जो है 100% बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है।
तो ये सारा तो हो गया कि प्रवचन टाइप का कुछ हो गया, मोटिवेशनल वीडियो या कुछ भी समझ लीजिए, ये वो हो गया। और नहीं, एक और बात, मैं मतलब बहुत ज्यादा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप ये मत करिएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ लिए और इसका आंसर ये है, ये मुझे याद हो गया, या फिर उनको याद करने के लिए आपने सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दिया। तो ये वाला कार्यक्रम बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि AIB में ऐसा नहीं है कि एक कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न है वही आ जाएगा ना। यहाँ पे लॉ से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है और आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उसको ढूंढ पाए कि वो किस लॉ में कहाँ पे लिखा है। ये मीन्स अगर आपके पास इतना अच्छा, मीन्स अगर आप ये सीख ले जाते हैं तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है AIB क्रैक करने से। तो आपको क्या सीखना है कि लॉ को ढूंढना क्या है, क्योंकि मेरे सीनियर हैं वो हमेशा कहते हैं, हिमजा बेटा लॉयर मीन्स एडवोकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको सारे लॉ पता होने चाहिए। एडवोकेट का मतलब है कि कहाँ पे किस मीन्स इस फैक्ट से रिलेटेड लॉज कहाँ पे मिल सकते हैं, ये आप ढूंढ सके, इतने आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो मीन्स एडवोकेट मे नॉट नो लॉ बट ही शुड नो वेयर इज लॉ। ये होता है इसका जो कॉन्सेप्ट होता है AIB का, वो भी ये होता है। इसीलिए ये ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें बेयर एक्ट्स को अलाउ किया जाता है ले जाने के लिए। अदरवाइज उनको तो वो अगर उन्हें ये चेक करना होता कि आपको कितना आता है तो वो बेयर एक्ट्स भी ले जाने के लिए नहीं कहते, वो बोलते आप ऐसे दीजिए जाके ना। तो ये आप याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चंस को फॉलो नहीं करना है, आपको टेक्निक को फॉलो करना है कि कैसे ढूंढते। जैसे एक बहुत बेसिक सी बात मैं बता दूं कि अगर किसी चीज की डेफिनेशन पूछी जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर पूछा जाए कि कोई टर्म है ये कहाँ पे डिफाइन है, तो अगर आपको एक्ट पता चल जाए कि जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, तो अब उसमें कहाँ पे डिफाइन है कि ट्रेडमार्क कहाँ पे डिफाइन है, अगर ये आपको ढूंढना है तो आप क्या करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई करिएगा वो सेक्शन 2, 3 या 4 मीन्स किसी की बेसिकली सारे जो बेयर एक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे बेयर एक्ट्स होते हैं जिसमें सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन क्लॉज होता है, उसमें सारी डेफिनेशन डिफाइन होती हैं। और उसके बाद आता है सेक्शन 3, किसी किसी एक्ट में सेक्शन 3 होता है जिसमें डिफाइन होता है कि मीन्स डेफिनेशन क्लॉज जो सेक्शन 3 में मेंशन होता है, किसी किसी में शायद 4 होता हो। तो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर कोई डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको सेक्शन 2, 3 या 4 में देखना है, इससे ज्यादा आगे कहीं पे भी नहीं आता। बेसिकली आपको सेकंड में ही मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप आगे देखेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, मीन्स ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं। और फिर उसके बाद जैसे आ जाए कि किसी की टेन्योर वगैरह पूछ लिया जाए ना, आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कि आर्बिट्रेटर की क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो आप इंडेक्स में सबसे पहले जाइएगा, उसके बाद उसमें देखिएगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर सिर्फ क्लॉज पूछा है तो आप वो सेक्शन या क्लॉज जो भी पूछा वो लिख दीजिए, अगर उसके अंडर की डिटेल पूछ रही है तो आप वहां पे जाके खोल के देख लीजिए। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे लगता है इनफ टाइम होता है। आप सब में 40 नंबर लाने होते हैं, आप 100 का 100 भी कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो पैनिक भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पास और फेल का रिजल्ट आता है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं आता है कि आपने इतने % सही किया है, इतने % गलत किया है, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता रही हूँ कि आप प्लीज किसी क्वेश्चन को मीन्स इतना पैनिक मत करिए, कुछ भी रटने के लिए मत घुसिए, रट्टाफिकेशन यहाँ पे काम नहीं करेगा। मे भी आपने 5000 क्वेश्चंस पढ़ लिए हों, उनको रट लिया हो और उनमें से एक भी ना आए, फिर वहां पर जाके आप सोचेंगे कि यार ये कैसा हो गया, ये क्वेश्चन तो पेपर तो बहुत टफ आया है, ये वो आप सोचने लगेंगे, फिर वो बहुत ज्यादा आपके लिए मीन्स उस टाइम पे शायद ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल भी इतना स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से रिलैक्स रहिए। कुछ चीजें मैंने बता दी हैं जैसे लैंडमार्क जजमेंट वगैरह, ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं इस वीडियो को आगे पूरा बढ़ाती हूँ, अब ये सारी बातें छोड़ देती हूँ। अब मुझे समझ में लगता है कि आप इतना सारा मेरे बकबक करने के बाद आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का मतलब यहाँ पे रट्टा मारना नहीं है, यहाँ पे है लॉ को कैसे ढूंढे, ये वाली पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, अब हो गया। अब मैं इस वीडियो को आगे प्रोसीड करती हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वो एक्चुअली कमेंट आ गया था, इसलिए मुझे लगा कि इस बात को डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए मैंने कर दिया। तो ये वीडियो में ये जो पार्ट 3 है ये मैं बना रही हूँ लीगल मैगजीम्स, कुछ मैंने कलेक्ट किए। सिर्फ यही लीगल मैगजीम्स नहीं है, इससे ज्यादा लीगल मैगजीम्स है, बट
ये वाली वो वाली हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जिनका मीन्स हमारा जो लॉ प्रोफेशन में है बहुत ज्यादा यूज होता है। इनमें से कुछ शायद पूछी गई होंगी, जो पूछी गई हैं वो नहीं आएंगी, जो नहीं पूछी गई हैं वो वाली आएंगी। तो सबसे पहले लीगल मैगजीन है एलिबाई। हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं ना, एक प्ली लेते हैं एलिबाई की। तो एलिबाई का मतलब क्या होता है, समवेयर एल्स। इसका मतलब होता है कि वो कहीं और है, उस जगह पे नहीं है। जैसे हम ये इसका यूज कब करते हैं, जब हम FIR क्वेश्चन के लिए जाते हैं ना, प्ली ऑफ एलिबाई का यूज किया जाता है वहां पे। बेसिकली कहते हैं कि हम वहां पे थे ही नहीं तो हम क्राइम कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो मिस कहीं और थे तो इसका मतलब एलिबाई हो गया। उसके बाद हम कहते हैं एमिकस क्यूरे। ये क्या होता है मिस, इसमें जो इसका मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। मिस कोर्ट का जो फ्रेंड होता है उसको एमिकस क्यूरे कहते हैं। और एमिकस क्यूरे अपॉइंट कौन करता है, ये कोर्ट ही करता है। कोर्ट में कुछ लॉयर्स होते हैं, मिस कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लोगों के पास लॉयर नहीं होता है, या फिर कोई मीन्स जजेस अपने हेल्प के लिए किसी लॉयर को मीन्स एज एन असिस्टेंट अपना, कि इस केस में वो हमें असिस्ट करेगा, इसलिए वो एमिकस क्यूरे को अपॉइंट कर लेते हैं कि वो आप हमें सब कुछ बता दीजिएगा, हम देख लेंगे। तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या है कि अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स क्या है, बियॉन्ड दी पावर। मीन्स कोई चीज ऐसी कर दी, मीन्स आपके पास पावर नहीं है, आपने कर दिया। जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो किसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी जजमेंट करें, या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी जजमेंट पास करें। तो ये वो मीन्स अगर वो ऐसा करते हैं तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। तो ये हो गया। एब इनिशियो, बहुत ज्यादा यूज होने वाली ये मैगजीन है एब इनिशियो। इसको हम ज्यादातर किसके साथ यूज करते हैं, वॉइड के साथ यूज करते हैं ना, वॉइड एब इनिशियो। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि माइनर के थ्रू किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा या वॉइडेबल होगा या क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो देखिए, तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है, वॉइड एब इनिशियो का मतलब तो है कि मीन्स रॉन्ग है फ्रॉम द बिगिनिंग, और जो एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। अ पर्सन हु सफर्स हार्म, नहीं, a person who has voluntarily agreed to suffer harm cannot claim damages for such harm। ये डॉक्ट्रिन यूज की जाती है टॉर्ट में, जहां पे इसका मतलब ये हो गया कि पर्सन मीन्स आप अगर खुद ही चाहते हैं कि हमारे साथ ये हो, और उसके बाद जैसे कि मैं जब टॉर्ट मैंने पढ़ा था तो मुझे एग्जाम्पल दिया गया था कि आप क्रिकेट मैच देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आप टिकट ले लेते हैं। तो टिकट लेने के बाद ये श्योर हो जाता है कि आप इस चीज के लिए तैयार हैं कि अगर आपको बॉल लगेगी तो उसका रिस्पॉन्सिबल कोई और नहीं होगा, है ना। मिस क्रिकेट खेलते खेलते अगर वो बॉल आपके खोपड़ी में आके लग गई और उसकी वजह से आपको कोई इंजरी हो गई, तो उसके लिए आप वो जो ऑर्गेनाइजर है उससे क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप खुद वॉलंटरली आ रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आएंगे। तो ये सारी, जैसे कि आप डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, ऑपरेशन फॉर्म साइन करवा लेता है, तो उससे क्या होता है कि आपने कंसेंट उसको दे दिया है कि अगर वो मर भी जाता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं आप होंगे। ये बात क्लियर हो गई। वकालतनामा साइन करते हैं ना, वकालतनामा में एक बात लिखी होती है कि अगर आपके लॉयर की वजह से केस जो है आपका डिसमिस हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप अपने लॉयर को नहीं ठहराएंगे, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप होंगे। तो ये क्या हो गया कि मतलब इस बात के लिए आप तैयार है, मीन्स आपने खुद, अगर वो क्या कहते हैं, खुद ही न्योता दिया है, मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए कुछ होता होगा। मीन्स अगर कुछ इनविटेबल है, आपने खुद ही इन्वाइट किया है किसी चीज के लिए, तो आप ये, जैसे आपने अपने गेस्ट को इन्वाइट किया है और वो खाना खा गए, तो आप इस बात को लिए गुस्सा नहीं हो सकते कि उन्होंने आपका पूरा खाना खा लिया, क्योंकि आपने तो खुद ही उनको इनवाइट किया था। तो ये हो गया ना। उसके बाद कौन सा है, ये होमिसाइड, सुना होगा ना, कल्पेबल होमिसाइड, एक उसको भी है क्या, क्रिमिनल मतलब क्राइम में आपने पढ़ा होगा कि एक टाइप का क्राइम होता है ये होमिसाइड। क्या होता है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। मीन्स कोई जो मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का मतलब ये बॉडी होता है। इसको बहुत क्लियरली डिफाइन भी किया गया कि जो पेट में जो अबॉर्शन वगैरह करवाते हैं उसको इसको होमिसाइड नहीं कंसीडर किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो जो बच्चा होता है वो पूरा बना नहीं होता, वो
ह्यूमन बीइंग नहीं होता, वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ बॉडी होता है, इसलिए उसको होमिसाइड नहीं कंसीडर किया। होमिसाइड बेसिकली क्या है कि अगर किसी इंसान को किसी इंसान के थ्रू ही मारा जाए तो इसको क्या कहेंगे, ये होमिसाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आता है राइट इन रेम, ये भी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। राइट इन रेम का मतलब क्या है, राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल एट लार्ज, मीन्स कुछ राइट्स होते हैं वो पर्सोनम के लिए होते हैं, कुछ राइट इन रेम होते हैं। मीन्स राइट इन रेम का मतलब है जो सबके लिए सेम हो, राइट। और जो पर्सोनम होता है वो सिर्फ अपने लिए। राइट टू पर्सोनम मैंने इसमें नहीं डिफाइन किया है, बट राइट इन रेम किया है, तो ये उसका अपोजिट होता है, तो याद रखिएगा। इन रेम का मतलब है अगेंस्ट दी वर्ड, इन पर्सोनम का मतलब है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। आपके पास सम्मान आता है कभी कभी कोर्ट से, तो इन पर्सन लिखकर आता है ना, या फिर थ्रो काउंसिल। इन पर्सन का मतलब क्या होगा, आप खुद आके वहां पे प्रेजेंट होंगे, या फिर उसमें लिखा होगा इन पर्सन और थ्रो काउंसिल। तो मीन्स थ्रो काउंसिल भी आप प्रेजेंट हो सकते हैं, इन पर्सन भी आप प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब जुडाइज। सब जुडाइज का मतलब है कि इन पेंडिंग बिफोर, इस पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट, मीन्स कुछ चीजें जो हैं, जैसे कोई केस है, कोई मैटर है, वो केस मीन्स वो कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो क्या होगा, सब जुडाइज हो जाएगा ना। तो ये हो जाता है बेली। बेली कौन होता है, बेल वाला बेली नहीं है, ये दूसरा वाला बेली है। ये कौन सा बेली है, बेली मीन्स वन हु कीप्स द गुड ऑफ दी अनदर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जो बेली, बेलर आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना, कि आप किसी को गुड्स दे रहे हैं, मीन्स आप किसी को, जैसे कहते नहीं कि मॉर्टगेज रखते हैं ना, आप अपना कोई सामान दे रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, इसके बदले में हमें ये दे दीजिए, जब हो जाएगा तो हम आपको पैसे दे देंगे, तो वो बेली मीन्स जो आपकी गुड्स को कैरी कर रहा है, वो वाला बेली इसमें है। उसके बाद आता है, ये तो हो गए है ना, एक ये भी है क्वांटम मेरिट। इसका मतलब क्या होता है, रीजनेबल सम ऑफ मनी या फिर इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन। ये भी कॉन्ट्रैक्ट की मैक्सिम है। कॉन्ट्रैक्ट में एक बात बहुत ज्यादा क्लियर है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका ये मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो कंसीडरेशन होता है वो रीजनेबल होना चाहिए, ये उसी के लिए यूज किया जाता है। अगर जो कंसीडरेशन है वो रीजनेबल नहीं है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। इस बात ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कंसीडरेशन जो है वो रीजनेबल नहीं है तो फिर वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी मैगजीन्स हैं, वो मैं बता देती हूँ। ये है नेमो डेट इर्से जूडेक्स इन प्रोपर्सिया कॉजा। इसका मतलब है नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस, मीन्स कोई भी पर्सन अपने केस का खुद ही जज नहीं हो सकता है। ये जो है ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी आता है, इस बात को याद रखिएगा। कि एक और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होती है कि नो वन कैन बी लेफ्ट विदाउट हर्ड ना, कोई भी बिना सुने नहीं छोड़ा, मीन्स हर किसी को सुनना होगा। ऑडी अल्ट्रम पार्टम कहते हैं इसको। इस टाइप की मैगजीन भी वो आ सकती है कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये कहना होगा नो वन शुड लेफ्ट विदाउट हर्ड ना। उसके बाद है उबी जस ईबी रेमेडियम, देयर इज रेमेडी फॉर एवरी रॉन्ग। ये भी टॉट वाली मैगजीन है। इसका मतलब ये यहाँ पे तो मैंने यही लिखा है देयर इज रेमेडी फॉर एवरी रॉन्ग, या फिर इसका मतलब ये वेयर देयर इज लॉ देयर इज रेमेडी ना, देयर इज वेयर इज रॉन्ग देयर इज रेमेडी ना। तो इसका मतलब है जो भी मिस्टेक में जो भी गलतियां हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ रेमेडी दी गई है, इसका ये मतलब हो जाता है। उसके बाद क्या है कैवियट एम्पटर बायर बी अवेयर। ये मैगजीन आती है सेल्स में, टीपी एक्ट में ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, कि मीन्स आप जमीन खरीदने जाते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स जो जमीन को खरीद रहा है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करे कि जो लैंड मैं खरीद रहा हूँ वो सही है कि नहीं, जिससे मैं खरीद रहा हूँ वो ही उसका ओनर है कि नहीं, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कुछ सारी मैगजीन्स थी। उसके बाद हाँ एक ये रेशियो डिसेंडाई, ये है, इसका मीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेड डाउन इन अ केस, मीन्स किस केस के। चलिए अब इसको भी मैं डिफाइन कर देती हूँ। जो जजमेंट होती है वो दो पार्ट में होती है, एक होता है रेशियो डिसेंडाई और एक होता है ऑबिटर डिक्टा।
तो जो रेशियो डिसेंडाई होता है उसका मतलब होता है, मीन्स कोई भी जजमेंट होगा उसके दो पार्ट होते हैं, रेशियो डिसेंडाई, ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर डिक्टा में डिफाइन होता है फैक्ट्स ऑफ द केस, ऐसे लॉस जो उस फैक्ट्स में सिर्फ लग रहे हैं, वो सारी चीजें जो उसका क्रक्स होता है, जो उसके लिए होता है, वो मीन्स जो उस पर्टिकुलर केस के लिए होता है, वो होता है ऑर्बिटर डिक्टा। और उसके बाद आता है रेशियो डिसेंडाई। रेशियो डिसेंडाई होता है कि केस में पर्टिकुलर कोई लॉ लिखा जाता है जो उससे उस टाइप के अगर कोई और भी केसेस आते हैं सामने तो उसमें फॉलो किया जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर डिस्कस करती हूँ कि एक जजमेंट बनाई गई है जिसमें ये बोला गया है कि मेंटेनेंस जो होगा वो फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फिक्स किया जाएगा, ठीक है। और उस उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाएगा, तो इसको कैलकुलेशन करके ये 25 लाख रुपए आ रहा है तो ये इसे दिया जाए। तो इसमें कौन ऑर्बिटर दिखता है, कौन रेशियो डिसेंडाई है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो रेशियो डिसेंडाई है वो क्या है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन, ये हो गया रेशियो डिसेंडाई। और ये जो इतने रुपए का अमाउंट फिक्स किया गया है वो उसका ऑर्बिटर डिक्टा हो गया है। मीन्स एक जो लॉ लिखा जाता है किसी जजमेंट में जो हर केस पे अप्लाई होगा, वो मीन्स हर केस में उनको सेम अमाउंट तो नहीं दिया जाएगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अमाउंट कैसे दिया जाएगा, कैलकुलेशन अमाउंट का कब से होगा, जब से एप्लीकेशन डाली गई है कोर्ट में तब से। तो ये हो गया, कुछ ऐसे हो गए। तो ये सारा हो गया है। मुझे लगता है बहुत सारी मैगजीन्स मैंने बता दी हैं, इनमें से एक दो तो आई, दो ही तीन आती हैं, तो अगर इनमें से दो आ गई तो शायद मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। अदरवाइज प्लीज आप इसी पे बेस्ड ऑन मत रहिएगा, और भी कुछ मिले तो पढ़ लीजिएगा, हो सके तो कमेंट में डालते जाइए। बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स तो नहीं है मेरे, लेकिन जो हैं उनको प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर जो न्यू आएंगे उनको मिल जाएगा ना। एक ये है एक्स डोलो मेलो नॉन ऑरिटस एक्सियो, इसका मतलब है राइट ऑफ एन एक्शन कैन नॉट अराइज आउट ऑफ फ्रॉड। इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि फ्रॉड अगर आपने कोई मीन्स आपने कुछ फ्रॉड करके कुछ गेन किया है, मीन्स जैसे कोई एग्रीमेंट है आपने उसको फ्रॉडुलेंटली बनवा लिया है, अब आप चाहते हैं कि ये इन्फोर्स हो जाए कोर्ट के थ्रू, तो ये इन्फोर्स नहीं होगा क्योंकि आपने फ्रॉडली बनाया। आपका ये फ्रॉडुलेंट वाला एक्ट है, ये आपके सारे राइट्स को सीज कर देगा। मीन्स फ्रॉडुलेंटली अगर आपने कुछ किया है तो उसके थ्रू अगर आप राइट कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं तो, जैसे कि आपने कोई क्रिमिनल केस है उसमें आपने अपने आप को माइनर प्रूफ कर दिया है फ्रॉडुलेंटली, बाद में वो सामने आता है कि आप माइनर नहीं है, तो आप फिर इस चीज के जो है आपको वो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वाला, आपको जो 3 ईयर वाला होता नहीं कि 3 ईयर में आपकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, उसके आप बेनिफिशियल नहीं होंगे। तो इस टाइप से हैं, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और भी बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारी मैगजीन से मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं लिखना भूल गई हूँ, बट कोई नहीं, पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है। मैं इनका वो भी डाल दूंगी, जैसे मैंने वो जजमेंट वाले उसमें किया है ना मैंने, कि मैंने उनकी फोटोज खींच करके डाल दी है, तो इसकी भी डाल दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। मे बी ये ना भी आए उसमें क्वेश्चन पेपर में, बट आपके जो है उसके लिए अच्छा हो जाएगा ना, आर्ग्यूमेंट वगैरह करेंगे अगर मैगजीन्स का यूज करते हैं, इनका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है जजेस के सामने। तो ये सारी चीजें देखे रहिएगा, बहुत सारी हैं जो मैंने ऐड नहीं किया है, कर देंगे, ठीक है। ओके बाय बाय। आई थिंक ये बहुत बड़ी वीडियो हो गई है, लेकिन देखते रहिएगा। अच्छा, अब प्लीज आप लोग ना पैनिक मत होइए, ये क्वेश्चन 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 कुछ इतना बड़ा हवा बना के रखा है आपने इसको AIB को। AIB में टेस्ट किस बात का होना है कि आपको लॉ ढूंढना आता है कि नहीं, इस बात का टेस्ट होना है, इसीलिए 40 नंबर पासिंग मार्क्स रखे गए हैं, इसीलिए आपको बेयर एक्ट के साथ वहां पे बुलाया जाता है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, रिलैक्स होकर जाइए, और फिर रट्टा मत मारिएगा, क्योंकि अगर आपने रट्टा मारा तो आपका टाइम भी जाएगा, और उसके बाद आपका शायद उसमें से कोई क्वेश्चन ना आए, तो वहां पे जाकर के आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो सकते हैं ना, कि आप सोचने लगे कि यार इतना मैं पढ़ के आया हूँ फिर भी नहीं आए। मेहनत करनी होती है, लेकिन हर जगह पे नहीं ना, जहाँ पे जितना गड्ढा, अगर यहाँ पे 100 फीट में पानी निकल रहा है तो आप 200 फीट खोद के क्या करेंगे ना, कुआं थोड़ी ना बनाना है। तो याद रखिएगा। ओके बाय बाय। आई थिंक बहुत बड़ा हो गया ना। ओके थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये मैगजीम्स हैं, लीगल मैगजीम्स हैं जो AIB पूछ सकता है, उसी से रिलेटेड हैं ये सारी लीगल मैगजीम्स। इनको मैंने
ऑलरेडी डिस्कस भी किया है इसी वीडियो में, जो कंटिन्यूएशन में है आगे, और ये मैंने लिखकर भी इसमें डाल दिया है, जिससे आपको स्पेलिंग वगैरह भी देख लें, क्योंकि वो सुना हुआ ये मैगज़ीन्स हैं, इसमें कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये देखने में दूसरी तरह होती हैं, सुनने में दूसरी तरह होती हैं। तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप देख भी लेंगे, जिसमें आपके दिमाग में पिक्चर भी हो जाएगी और साउंड भी हो जाएगा, तो फिर आप भूलेंगे नहीं इसको वहाँ पे अगर आ जाएगी तो। ये मैंने कुछ डाली हैं, कुछ और भी हैं, अगर आपको मिलती हैं तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, और अगर मुझे मिलती हैं तो मैं और ऐड ऑन कर दूँगी इसमें। बाकी आप देख लो। ये मैगज़ीन्स ज़्यादातर जो होती हैं ना, वो रिलेटेड टू टॉर्ट लॉ होती है, या फिर उसके बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट की, इन सब से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं ये। तो ये सब है। एक रेस जुडिकाटा भी है, जिसका मतलब होता है कि अगर सेम मीन्स फॉर्मल पार्टीज़ और सेम टाइटल का सूट विद सेम कॉज ऑफ एक्शन किसी भी कोर्ट के थ्रू डिसाइड किया जा चुका, मीन्स कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू डिसाइड किया जा चुका है, देन उसका आप फिर से सूट नहीं डाल सकते हैं। तो बार्ड होता है सूट, अगर रेस जुडिकाटा से बार्ड होता है। तो ये हो गया, आप याद रखिएगा रेस जुडिकाटा भी कुछ होता है। और उसके बाद रेस जुडिकाटा जो है ना, इश्यूज़ के लिए भी लगता है, मीन्स अगर किसी केस में एक इशू है, वो डिसाइड किया गया, मीन्स जैसे कोई एडॉप्शन डीड है, उसके बारे में किसी कोर्ट में डिसाइड कर दिया, कॉम्पिटेंट कोर्ट में, मीन्स कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगर किसी एडॉप्शन डीड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है, तो किसी और उसका मीन्स कोई सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर कोई सूट फाइल किया जाता है उसी एडॉप्शन डीड से रिलेटेड, तो वो माना जाएगा कि वो रेस जुडिकाटा से बार्ड है, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है। तो शायद मैंने इसमें रेस जुडिकाटा नहीं मेंशन किया। कई तरीके से रेस जुडिकाटा से क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल पूछ सकते हैं कि रेस जुडिकाटा जो है वो कहाँ पे डिफ़ाइन है, क्या होता है, या फिर क्या इश्यूज़ में रेस जुडिकाटा लगता है कि नहीं लगता है। तो ये सारे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे भी बहुत, या फिर कोई सिचुएशन भी दे सकते हैं वो लोग, क्योंकि कभी